हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। जुमे की नमाज से पहले आज जो कुछ तस्वीरें शाही जामा मस्जिद से गईं वो आप लोगों ने देखा। वहां पहुंचने से पहले उर्दू बाजार के करीब कस्तूरबा गांधी अस्पताल के पास में मशहूर और मारूफ वकील महमूद पराचा को पुलिस ने डिटेन किया, उनको अरेस्ट करके वहां से ले गए। लेकिन उसके बाद एक बेचैनी सी पैदा हुई और उनके अपने एसोसिएट्स की तरफ से, उनके अपने कलीग्स की तरफ से बाकायदा एब्डक्शन की यानी अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थाना जामा मस्जिद में। पूरा दिन लोग ढूंढते रहे, उनके अपने लोग यानी महमूद पराचा की एक तलाश वहां से जारी रही, जबकि दूसरी तरफ पुलिस अपना बयान इस बात को लेकर जारी करती रही कि उनको कोई अगवा नहीं किया गया, उनको छोड़ा गया है और उनको सकुशल जहां वो जाना चाहते थे वहां भेजा गया है। लेकिन एक सवाल ये आता है कि आखिर जामा मस्जिद में अगर महमूद पराचा नमाज के लिए पहुंचना चाहते थे, जुमे की नमाज वहां अदा करना चाहते थे, तो उनको पुलिस ने जाने क्यों नहीं दिया और ऑर्डर वो किसका था, किसके कहने पर उनको रोका गया। तमाम सवालात थे क्योंकि नमाज पढ़ने जैसे जुमे की वहां नमाज हुई और आज वहां फिलिस्तीन के उन तमाम शोहदा के ऊपर जिनको कि इजराइल बॉम्बार्ड करके वहां मार रहा है, गजा में जिनकी मौतें हो रही हैं, उन तमाम शहीदों के लिए गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कराई गई, तो उसमें भी वो शामिल होना चाहते थे। सवाल इस बात का था कि उनको रोका क्यों गया और पुलिस ने किसके ऑर्डर पर उनको रोका। क्या पुलिस को इस बात का खदशा था, जैसे मैंने दोपहर रिपोर्ट में आप लोगों को बताया और दिखाया था कि कहीं ऐसा न हो मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद से एक आवाज उठे और फिर वो फिलिस्तीन की हिमायत और इजराइल की मुखालफत में वहां पर पहुंच रहे हो महमूद पराचा, इस बात का पुलिस को डर था या क्या कुछ था। बहरहाल रात के इस पहर महमूद पराचा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हम पहुंचे हैं किसी तरीके से इन तक और पूरी बात जानने की कोशिश भी करूंगा। मैं आप लोगों को ये बात इनके जरिए बताना भी चाहूंगा कि आखिर सब कुछ हुआ क्या था। हिंदुस्तान लाइव पर आपका स्वागत है महमूद साहब। शुक्रिया। मैं पूछना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्या कुछ था आज जब आपको वहां पर रोका गया, मस्जिद नहीं आने दिया गया, तो क्या आप ऐलान करके गए थे या कुछ ऐसा था कि आपसे पुलिस को इस बात का डर था कि आप वहां प्रोटेस्ट करना जा रहे हैं और फिर उसके बाद आपको कहां लेकर गए? देखिए, मैं जो भी काम करता हूं वो ऐलानिया करता हूं और कानून की हद में रह के, आइन की हद में रह के करता हूं और वही काम करता हूं जो भारत के और हमारे अवाम के फेवर में होती है। और इसके लिए मुझे किसी की भी मुखालफत करनी पड़े दुनिया में, उसकी मैं मुखालफत करता हूं और मैं करता रहूं। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये मेरा भारतीय नागरिक की तरह एक फर्ज है कि भारत की आवाम को जो इस वक्त फिलिस्तीन के मजलूमों के साथ खड़े रहना चाहती है और ये मोदी जी, अडानी जी की वजह से और नेतन्याहू जो हैं, जो खुद एक करप्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके अपने देश में वॉर टाइम में उनके खिलाफ लाखों लोग मुजाहरे कर रहे हैं, उस करप्ट प्राइम मिनिस्टर की मदद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उनकी वापस मदद की थी अडानी को बचाने में, और उनके क्या करप्शन के रिश्ते हैं और क्या वो दोनों के दोनों एक नाकाम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके क्या रिश्ते हैं, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता। लेकिन ये बात तय है कि भारत की पॉलिसी के खिलाफ जाके प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही स्टेटमेंट दी थी, जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया अपनी पोजीशन, और वही पोजीशन में दुनिया को बताने जाना चाहता था जामा मस्जिद की उन सीढ़ियों से जिस पे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इतना बड़ा एक राह दिखाई थी मुल्क के मुसलमानों को भी और पूरे मुल्क को। वो सीढ़ियां सूनी ना हो जाएं, मुल्क की हिफाजत के लिए, दुनिया की फलाह बहबूद के लिए उन सीढ़ियों को आबाद रखना हर एक मुल्क के बाशिंदे की, बिलखुसूस जामा मस्जिद की आवाम की और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियां सूनी ना हो जाएं। हमारी मुल्क के लिए ये जिम्मेदारी नहीं। तो आप नमाज पढ़ने जा रहे थे, आपने ऐलान किया था कि मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। आप नमाज पढ़ने जा रहे थे या आप प्रोटेस्ट करने जा रहे थे? सवाल तो ये है ना, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे तो क्या आप कह करके किसी से गए थे कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा, या आपने जनता को वहां पर आह्वान किया था इस बात का कि मेरा प्रोटेस्ट होगा फिलिस्तीन की हिमायत में और इजराइल के खिलाफ में? बिल्कुल, मैं कोई काम मैंने बताया ना छुपा के नहीं करता। मैंने बाकायदा
प्रेस में ये बताई थी बात कि मैं जुमे के दिन इंशाल्लाह नमाज पढ़ूंगा और लोगों से ये जानने की कोशिश करूंगा कि जामा मस्जिद जो भारत की नुमाइंदगी करती है, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला और ताजमहल, कोणार्क का मंदिर, ये सब भारत के सिंबल्स हैं। भारत की नुमाइंदगी जामा मस्जिद भी करती है कि भारत से जो दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के मजलूमों के हक में, जायनिस्ट के खिलाफ, खुद यहूदी मजहब के मानने वाले लोग लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में जायनिज्म के खिलाफ, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भारत की जनता और जामा मस्जिद के उस एक ऐतिहासिक जगह से क्या वजह है कि अभी तक प्रोटेस्ट नहीं हुए? क्योंकि मुझे पूरे मुल्क से फोन आ रहे थे कि हम लोगों को बहुत हैरानी और परेशानी है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों से हमेशा फिलिस्तीन की हिमायत में, उनके मजलूमों की हिमायत में आवाज उठी है। पिछले जुम्मे को मुझे बताया गया था कि इमाम साहब जो हैं वहां के, अमित शाही इमाम जिन्हें कहते हैं लोग, उन्होंने पिछली बार नमाज भी नहीं पढ़ाई। ऑब्वियसली अमित शाह जी ने, जो उनके खुद के अवामी इमाम नहीं, अमित शाही इमाम जो हैं, उन्होंने अमित शाह जी के कहने की वजह से यहाँ एक ऐसा माहौल बनाया कि यहाँ से आवाज ना उठ पाए। अब आप तो एक वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, और मैं आपको इंटरप्ट इसलिए भी कर रहा हूं कि जो कौम के कायद हैं, जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं, आपने उनको अमित शाही इमाम कह दिया। यानी आप बिना एविडेंस के कोई बात करते नहीं। अमित शाही इमाम का क्या मतलब होता है? आपने इस तरीके की बात कर दी। या तो आप बात कर रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट की बात करें। आप अमित शाही इमाम कह करके लोग, लाखों लोग जो हैं वो उनसे अकीदत रखते हैं, इस चीज की मानते हैं। अगर तबीयत नहीं ठीक है और नमाज नहीं पढ़ाई तो इसका मतलब अमित शाह का ऑर्डर हो गया। महमूद पराचा साहब जी, देखिए, मस्जिद भी आवाम की होती है। इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है ना, आवामी मस्जिद होती है और इमाम भी आवामी इमाम होता है। शाही इमाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं, या बार बार शाही इमाम का मतलब होता है वक्त का जो शाह। आज वक्त के शाह कौन है? अमित शाह। तो ये उन्हीं के शाही हुए ना। अगर आज भी अपने आप को ये शाही इमाम बताते हैं तो ये अमित शाही इमाम है। तो उसकी उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहा हूं। लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, इतना कौन सी इनको मजबूरी हो गई, जहां छोटे छोटे बच्चे जिनको व्हाइट फास्फोरस लगा के मारा जा रहा है, जिनके ऊपर हॉस्पिटल्स में बम फेंके जा रहे हैं, तो इनका जो नुमाइंदा वहां जाके, इनके साहबजादे भी तो हैं जो नमाज पढ़ाने की कोशिश करते हैं वहां पे, है ना, उसमें खुतबा वो भी दे सकते थे। ये अपने बिस्तर से एक कलमबंद अपना बयान पढ़वा सकते थे। मैं ये कह रहा हूं, जामा मस्जिद की उन ऐतिहासिक सीढ़ियों से फिलिस्तीन के मजलूमों की आवाज क्यों नहीं उठ रही, ये मैं वहां की आवाम से जानने जाना चाहता था। मैंने ऐलान करके गया था। तो आप आवाज उठाना चाह रहे थे। दूसरा सुनिए, उसकी परमिशन तो, हर मजलूम की आवाज, जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ईमान वाला मुसलमान बनूं। जब तक मेरी जान में जान है, मैं हर एक मजलूम की आवाज उठाऊंगा। फिलिस्तीन के ऊपर इस वक्त अनटोल्ड, अनसीन जुल्म हो रहे हैं। वहां के बच्चों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स को उड़ाया जा रहा है। और भारत देश की मैं पॉलिसी बताने जा रहा था वहां पे कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में मत आओ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है वो भारत की पॉलिसी नहीं है। भारत की पॉलिसी है फ्री एंड सेल्फ डिपेंडेंट फिलिस्तीन। ये मैं लोगों को बताने जा रहा था और लोगों से पूछने जा रहा था कि क्या आप लोग क्यों? तो वहां के लोग मुझे बता रहे हैं कि ये इमाम साहब जो तो उसका एक क्राइटेरिया तो होता है, परमिशन होती है किसी भी प्रोटेस्ट को करने की। आपने वो ली क्या? अब एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से आपने कहा मैं कोई भी काम गैर कानूनी नहीं करता। बिल्कुल। तो क्या कोई परमिशन आपने ली थी कि मैं अगर जाऊंगा तो वहां प्रोटेस्ट करूंगा फिलिस्तीन को लेकर के? प्रोटेस्ट करने जा रहा होता तो मैं 100% प्रोटेस्ट की परमिशन लेता, जैसे हमने मुस्लिम महापंचायत की परमिशन ली थी रामलीला मैदान में। अब अमित शाह साहब ने वो भी कैंसिल कराई। तो सर मैं आऊंगा उस पर जी, मैं मुस्लिम महापंचायत रामलीला ग्राउंड के प्रोग्राम पर आऊंगा। आपको बता रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल मैं वही कह रहा हूँ, परमिशन की जरूरत नहीं थी ना। जो काम मैं करने जा रहा, क्यों नहीं थी? क्योंकि कानून थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। कानून मुझे पता है कब मुझे प्रोटेस्ट होता है और कब मेरी एक आवाज होती है। उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर मैं जाके वहां प्रोटेस्ट करना चाहता तो मैं जरूर परमिशन लेता और मुझे कोई परमिशन मना नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ, मैं अदालत से परमिशन लेकर करूंगा। सर सवाल नमाज पढ़ने का था। बिल्कुल, नमाज पढ़ने की बात आ रही है ना। आपने नमाज नहीं पढ़ी, वहां नमाज पढ़ने नहीं गए। मुझे हाँ जी बताएं, आप बताएं। नमाज पढ़ने के बाद वहां पे मैं लोगों से बात करने गया था। वहां पे मैं लोगों से ये बात करने गया था कि आप लोग क्या चाहते हो। तब उसका प्रोटेस्ट करना ना करना तो मैं गया ही नहीं था प्रोटेस्ट करने। लेकिन
फिलिस्तीन के मजलूमों की आवाज उठाना और प्रोटेस्ट क्या होता है और आवाज उठाना क्या होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब आप पुलिस की कार्रवाई पे आ जाइए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे एब्डक्ट किया। मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई कानूनी ऑर्डर है तो मैं आपका हुक्म मानने के लिए बाध्य हूं। अगर आपके पास ये भी पावर है कि मुझे डायरेक्ट करो कि आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात मानने के लिए बाध्य हूं। ये आपकी बहस पुलिस के अधिकारियों से हो रही है, शायद दिखाई भी होगी। बिल्कुल दिखाया है तो उसको। उसके बाद जो उन्होंने किया वो क्लियर कट अबडक्शन है, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी कानून की ताकत के मुझे मेरे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी नहीं बताया और तब बोल रहे हैं कि हमने आपको अरेस्ट ही नहीं किया। अब अरेस्ट नहीं किया तो वो कानूनी अपराध तो है। फिर आपको लेकर कहाँ गए? सवाल तो ये है ना। अब मुझे लेके गए वो अल्टीमेटली बवाना के पुलिस स्टेशन और उस ऐसे ऐसे रास्तों से लेके कहाँ जामा मस्जिद है, कहाँ बवाना है सर? देखिए आप खुद सोचिए। हाँ, इतनी, और उसमें करीब 2 घंटे लगे। ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे खेतों के बीच में से मुझे लेके गए। तो मुझे, हालांकि उन्होंने मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की, बिल्कुल प्यार से बात की, इज्जत से बात की, लेकिन जो माहौल क्रिएट हो रहा था वहां पे कि खेतों के बीच में से ले जा रहे हैं, तो शायद अमित शाह जी जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं अपना, वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे कि देखो खेतों के बीच में से तो एनकाउंटर होते हैं। दिल्ली में जहां बिल्कुल खेत हैं, ऐसी कम जगह ही है, ऐसी जगह से घुमा के ले जाना, खेड़ा खुर्द से और दूसरी जगह से, तो अमित शाह साहब शायद मुझ पर नफ्सियाती एक दबाव बनाना चाह रहे थे। अच्छा, वो नफ्सियाती दबाव मुझ पे बनाएंगे। तो ये देखिए उनकी कितनी समझ है या नहीं समझ है। इसीलिए तो देश की वो होम मिनिस्टर जो है देश ठीक से नहीं चला पा रहे हैं कि उनको यही नहीं पता कि कौन आदमी डरेगा और कौन आदमी नहीं डरेगा। वो मुझे मरवाने के लिए, अभी 2 दिन पहले आप भी थे ना, एक और उन्होंने हिटमैन भेजा था पुलिस वाला, जिसको हमने पकड़ के जामा उधर निजामुद्दीन की पुलिस के हवाले किया था मेरे ही ऑफिस से। मैं तो उस दिन बीमार था, आपने खुद देखा वो। तो ये मुझ पे हमले रोज रोज करा के भी उनको अकल नहीं आई कि जब मैं डरने वाला ही नहीं हूं उनसे। अच्छा, पुलिस आपको जामा मस्जिद से जी डिटेन वहां ले गई और फिर मुझे बवाना ले 7 गई। बजे, उसके बाद फिर 7 बजे, करीब 7 सवा 7 बजे राजघाट पे छोड़ा। अच्छा, ये क्या कानूनी काम है? तो आपकी लेकिन जो कंप्लेंट फाइल हुई है एब्डक्शन की थाना जामा मस्जिद में, उसमें क्या यही चीज आई है? आपने उसमें सारा यही लिखवाया है कि कहाँ बवाना लेके गए, कहाँ लेकर आए, या वो आपके एसोसिएट्स की तरफ से हुई है? तो उनको पता ही नहीं था ना मेरे साथ क्या हो रहा है। हम्म, तब तक तो किसी को पता नहीं था कि मैं ये 7 घंटे के करीब गायब कहाँ हूँ। जी, किसी को नहीं पता था। तो जब ये 7 घंटे के अंदर मेरा किसी को पता ही नहीं था, तो वो लोग क्या करते? तो इसीलिए 7 घंटे में हुआ क्या सर? 7 घंटे में मुझे ले जाया गया। मैंने रास्ते में बताया आपको कि कैसे ये नहीं, आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए, आपसे कुछ मालूम किया गया? कुछ भी नहीं पूछा गया। फिर क्या? बिल्कुल मेरे से इज्जत से बात की कि देखिए हमारी मजबूरी है, और वो जो बात नहीं कह पा रहे थे, इस बार ना उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, ना कोई दूसरा नाम लेके मुझे डराने की कोशिश की, बिल्कुल नहीं की। अच्छा, इस बार पूरी रिस्पेक्ट से, पूरी इज्जत से मुझे लेके गए और कुछ भी ऐसी बदतमीजी नहीं की, और बल्कि मुझे वहाँ बवाना में भैंस की लस्सी भी पिलाई। अच्छा, यहाँ तक भी बात आ गई? बात हुई, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो ये सब हुआ, लेकिन मुझे जो उन्होंने काम किया और जिनकी साजिश के साथ किया, वो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, डीसीपी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, और जो उनके सीनियर अधिकारी हैं। ऑब्वियसली इसका फायदा किसको हो रहा है? अमित शाह जी को। ऑब्वियसली इसका फायदा आरएसएस को हो रहा है। ऑब्वियसली इसका फायदा मोदी जी को हो रहा है, क्योंकि उन्होंने शायद कुछ ऐसा अरेंजमेंट नेतन्याहू साहब से कर रखा है कि पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मोदी जी भारत को ऐसा नंबर 1 देश बनाना चाह रहे हैं जिसके लिए फिलिस्तीन की मजलूमों के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। नहीं, यहाँ पर भी तो हो रहे हैं। नहीं, उतने यहाँ हो रहे हैं। जंतर मंतर पे जिन्होंने पिछले जुमे को किया, पिछले फ्राइडे को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जो लोग पोस्ट इजरायली प्रोडक्ट्स की बाइकआउट की पोस्ट करके डाल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्रोटेस्ट तो यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन भले ही चाहे लोग मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो रहे हों या उनकी गिरफ्तारियां हो रही हों, ये भी तो हो रहा है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बाइकआउट की कॉल मैंने सबसे पहले दी थी। मैं इनवाइट करता हूँ दिल्ली पुलिस को और देश की सारी पुलिस को। मैं दोबारा ऐलान कर रहा हूँ आज, कोक, पेप्सी, नेस्ले, लोग ढूंढें कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है जायनिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है इजरायली कंपनियों के प्रोडक्ट्स हैं, जायनिस्ट लोग जिनके डायरेक्टर्स हैं, उनको ढूंढें और उनका बाइकआउट करें। क्योंकि आप कम से कम कोल्ड ड्रिंक पीना तो बंद कर सकते हैं। आप ये याद कीजिए कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है, वहां लोगों के लिए, मरते हुए लोगों के लिए दवाई नहीं है। और उसके बाद क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दें? ये जो हम पैसे खर्च कर रहे हैं जायनिस्ट कंपनियों के ऊपर, वो सारे पैसे नहीं तो उनमें से एक पैसे का बड़ा हिस्सा, बड़ा मिकदार वो बम खरीदने पे, वो
वो जहाज खरीदने पे जाते हैं जिससे बमबारी हो रही है हॉस्पिटल्स में फिलिस्तीन के, और बेगुनाहों को मारा जा रहा है। तो हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम इन प्रोडक्ट्स का तो बाइकआउट कर सकते हैं। अब मेरे ऊपर पूरे देश की सारी पुलिस वो बनाए केस, मैं इनको बताऊंगा कि ये केस बनाना गैर कानूनी है या मेरा ये बात कहना। उसी तरीके से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जामा मस्जिद का अहमियत समझिए आप। इतना बड़ा प्रोटेस्ट अभी सिर्फ एक जगह हुआ है, वो सिर्फ मौलाना कल्बे जवाद ने किया है लखनऊ में। जितने बड़े प्रोटेस्ट होने चाहिए, अब आज के बाद उन पर भी FIR हो गई है क्या? मुझे मालूम नहीं है, उनके पर हुई नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों में ये डर और जो डर पैदा करने की कोशिश कर रही है RSS और मनुवादी सरकार, वो डर खत्म हो। हम प्रोटेस्ट करेंगे फिलिस्तीन के लिए, फेवर में 100% करेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। और मैं अगले जुमे को फिर जाऊंगा जामा मस्जिद, नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद फिर फिलिस्तीन के लोगों की आवाज उठाऊंगा, भारत का स्टैंड क्लियर करूंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। दोबारा मुझे अरेस्ट करेंगे, दोबारा मैं FIR कराऊंगा अगर गैर कानूनी तरीके से करेंगे, जैसे इस बार कराई। और मैं इसकी तह तक जाऊंगा। और हम एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि किस तरीके से आज जो ये जुल्म और ज्यादती पुलिस और ED और CBI के जरिए कर रहे हैं, पुलिस भी अपनी लिमिट में रह के काम कर सकती है। अगर वो लिमिट क्रॉस, जैसे मेरे वाले केस में किया, तो उनके ऊपर भी FIR दर्ज होगी। हमने कंप्लेंट करा दी है मेरे ऑफिस ने। अब मैं उसकी डिटेल कानूनी कार्रवाई करके जो लोग जिम्मेदार हैं मुझे रोकने के गैर कानूनी तरीके से, मेरा अबडक्शन करने के लिए, मुझे इलीगली डिटेन करने के लिए, उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और मैं चाहता हूं पूरे देश के लोग ये देखें और सीखें कि पुलिस के गैर कानूनी कामों से डरना नहीं है, दबना नहीं है, बल्कि उसका कानूनी तरीके से मुकाबला करके इस बात को इंश्योर करना है कि पुलिस जो है नागरिक अधिकारों की, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों की और राइट्स की कोई खिलाफी ना कर सके, उसको दबा ना सके। ये हमारा नागरिक सिटीजन होने की हैसियत से एक जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है। अब आपने फिर से कॉल दी है नेक्स्ट फ्राइडे की कि मैं नमाज जामा मस्जिद में पढ़ूंगा। जुम्मे की नमाज में तो नमाज पढ़ने का तरीका तो सर नमाज का है ना, ऐलान करके जाकर के एक पूरा औरा हो जाए और फिर पुलिस और प्रशासन कहे कि हिंड्रेंस हो, रुकावट हो, किसी चीज की अटकल हो, इसी वजह से रोक रहे हैं। मुझे मैंने पहले भी तो ऐलान किया था ना, मुझे लेटर देते ना कोई, मैं कोर्ट जाके उससे ऑर्डर लेके आता कि ये मैं जो कर रहा हूँ पूरी तरीके से कानूनी काम कर रहा हूँ। भारत देश की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसको मजबूत करने के लिए कर रहा हूँ। पूरे दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी अपनी ताकत, नाजायज ताकत का इस्तेमाल करके जो वॉइस है, जो भारत देश के मजलूमों की आवाज है, मजलूम का जो रिश्ता है फिलिस्तीनी मजलूमों के बीच में और भारत के मजलूमों के बीच में, SC ST OBC जो है इसमें खास तौर पे, उनके बीच में मोदी जी दीवार बन के खड़े हैं अपने जाती मफाद की वजह से। उसको हमें एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। भारत का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी फिलिस्तीन के लिए रही है भारत देश की, उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है भारत की। अब प्रधानमंत्री जी ने शायद कुछ उनको अकल आई है तो उन्होंने अपने बयान ठीक करने शुरू किए। तो हम चाहते हैं कि ये बयान वो पूरी तरीके से ठीक करें और भारत की जो पॉलिसी है, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, उस पर अमल करें। उसके अलावा कुछ अपने जाती मफाद की वजह से कोई स्टेटमेंट ना दें। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल, बिल्कुल मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी है, आपने कहा कि पुलिस ने डिटेन किया, वहां से बवाना ले गए, जामा मस्जिद से नमाज नहीं पढ़ने दी, ये सब कुछ हुआ, इसके लिए कोई आप अब कानूनी कदम और आगे उठाने जा रहे हैं? एक बात। और दूसरा सवाल एकदम करेंगे। और दूसरा सवाल एक आपका, क्योंकि 29 तारीख अब करीब में है, तो मुस्लिम महापंचायत को लेकर के मौलाना तौकीर रजा के साथ जो आपका ऐलान था उस पर भी कैंसिलेशन हुआ, आपकी इजाजत जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। उसको लेकर आप अदालत में गए हुए थे, 2 दिन सुनवाई भी हुई, आज उस पर क्या हुआ? ये दोनों सवाल। आज उसमें जज साहब ने उस पर फैसला रिजर्व कर लिया है और छुट्टियों में ही 25 तारीख को उस फैसले को ऐलान किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें परमिशन मिल जाएगी। तो मुस्लिम महापंचायत होगी क्या नहीं, ये लोग जानना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है 25 तारीख को हमें परमिशन मिल जाएगी। नहीं होगी, मुझे हालांकि 99% उम्मीद है कि मिल जानी चाहिए, क्योंकि आज जो कोर्ट में हुआ है, मैं तो अरेस्ट हो गया था यहाँ पे या अबडक्ट हो गया था, लेकिन जो मेरे दूसरे वकीलों ने जो बहस की है उसमें दिल्ली पुलिस की बहुत इंटरेस्टिंग बहस हुई है। हमने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस हम पे जो है वो इलीगल दबाव बना रही है, कि ये जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ध्यान से सुनने की है कि आप मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, आप करो। किसने कहा? ये पुलिस के ऑफिसर्स ने, जिनसे हमारे लोगों की परमिशन कैंसिल पुलिस ने करी है या वो जगह जिसकी है, यानी MCD ने? पुलिस ने की है, MCD ने भी किया, पुलिस ने, दोनों ने की है। ठीक, तो पहले पुलिस ने की है, लेकिन तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप इसमें मुस्लिम महापंचायत कर रहे हो, तो लेकिन जो आपने गलत काम करा है इसमें वो ये किया है। एक तो उन्हें ये पता लग गया था कि बहुत लोग जो इसमें जुड़ने वाले हैं, पहले तो वो ये सोच रहे होंगे ना कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो ये प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा, तो अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जब उन्हें ये पता लगा
आईबी की रिपोर्ट्स और दूसरी आई कि इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और आएंगे। तब उन्होंने ये हम पे दबाव बनाया कि आप इसमें सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाओगे। जो ये आप कह रहे हो ना, आप दूसरे तबकों की भी आवाज उसका नाम ही मुस्लिम महापंचायत है। हाँ, नाम, ये हमारा कॉन्सेप्ट है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत ध्यान से समझने की बात है। जो फ्रेटर्निटी का वो है ना प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भाईचारा जो है वो कैसे बनेगा। मैं मुसलमान होने की हैसियत से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की आवाज उठाऊं, शेड्यूल ट्राइब की उठाऊं, ओबीसी की उठाऊं, सिख क्रिश्चियन बौद्ध की उठाऊं, तो हमारे बीच में मोहब्बत बढ़ेगी और वो हमारी आवाज उठाएं। तो मुस्लिम महापंचायत से आप इमेजिन कीजिए, जो ये आरएसएस जहर हिंदू मुस्लिम का होती है ना, वो कैसे हवा में उड़ जाएगा कि जब मुस्लिम महापंचायत होगी उसमें सबसे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आवाज उठेगी, ओबीसी की आवाज उठेगी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मुसलमानों से भी ज्यादा मजलूम है। इसलिए मुस्लिम महापंचायत अपने से पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आवाज उठाएगी, उनके हकूकों के लिए लड़ेगी। इससे तो आरएसएस का सारा जहर खत्म हो जाएगा, सारी पोलराइजेशन खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा आप देखो हम आपकी मदद करेंगे, ये पुलिस वाले हमें कह रहे हैं आप सिर्फ मुसलमानों की बात करो, पूरी ताकत से करो, जितना आपको सख्ती से करनी है करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जो आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। मैंने कहा हम वो नहीं है। उसके बाद मेरे जो उनको बोला कि आप प्राचा साहब से पूछ के एक दिन हमें बताओ और उनसे मशवरा कर लो, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। उन्होंने फिर मेरे से मशवरा क्या करना था, आते ही मैंने उनको और डांट पिलाई एक तरह से कि तुमने मेरे तक बात ही क्यों आने दी अपने आप ही। उन्होंने कहा जी मेरे ऑफिस बेयरर्स ने कहा कि हमने तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने जोर दिया तो हमने फिर उन्हें लिखित में मैसेज भेजा कि हम सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आप हमारी परमिशन कैंसिल करो या रखो, लेकिन इस मुस्लिम महापंचायत में सबसे पहले दूसरे तबकों की आवाज उठेगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज और दूसरी माइनॉरिटीज की, ओबीसी की, मुसलमानों की आवाज बाद में उठेगी। तो तब उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी परमिशन कैंसिल कर दी। ये है साजिश जो आरएसएस और बीजेपी पूरे देश में खेल रही है, इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या उम्मीद की जाए, फिर परमिशन अदालत से मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? आज अदालत में उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने ये कहा कि हम सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। हम ये कह रहे हैं ना कि हम कम्युनल इसको बना रहे हैं, तो हम तो कह ही रहे हैं कि हम अपने से पहले दूसरों की आवाज उठाएंगे। तो ये इनकी डिमांड पूरी हो गई, तो ये क्यों मना करना चाहते हैं? इनको हमारे पोस्टर में कोई कमी नजर आ रही है, हम पोस्टर में तरमीम कर लेंगे। सिर्फ 3 चीजें चेंज नहीं करेंगे। पहला, मुस्लिम महापंचायत नाम रहेगा इसका। दूसरा, ये सबकी आवाज उठाएगा। तीसरा, ये पीसफुल तरीके से और आईनी तरीके से, कानूनी और डेमोक्रेटिक तरीके से उठाएगा। ये 3 चीजें हम चेंज नहीं करेंगे, बाकी ये बता दें हम चेंज कर लेंगे। तो सरकारी और दिल्ली पुलिस के वकीलों ने क्या कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है और जज साहब जो है इसमें फैसला फरमा दें, हमें ये बात मंजूर नहीं। ठीक है, तो यानी 25 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि 29 को हो रही है रामलीला मैदान में पंचायत या नहीं हो रही, ये 25 को फैसला हो जाएगा। 25 की सुबह फैसला हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्योंकि अभी हमारे पास आज की तारीख में पूरी उम्मीद है, तो हम 29 तारीख के लिए सबसे आह्वान भी कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और आरएसएस की ये जो बड़ी साजिश चल रही है उसको नाकाम करें, ताकि वरना मुझे कह रहे थे कि जी आपको हम सारे टीवी चैनल्स पे चलवा देंगे, सब टीवी चैनल्स आपको कवर करेंगे, सिर्फ मुसलमानों की बात करो। मैंने कहा मैं पागल नजर आ रहा हूं तुम्हें? मैं इतना बड़ा बेवकूफ नजर आ रहा हूं? ठीक है, वो आपने कहा कि बात होगी तो सबकी होगी, सबसे पहले दूसरे मजलूमों की होगी। ठीक है, खैर अब हम ये कह रहे हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, वरना मुस्लिम महापंचायत तो फिर होगी, हम कोर्ट से इजाजत लेके किसी दूसरी डेट पे करेंगे एक, और अब हम जगह जगह मुस्लिम पंचायत करेंगे जिसमें सभी तबकों की आवाज उठाई जाएगी। तो अभी मुझे इनविटेशंस भी आ रहे हैं सब जगह से। कल भी मैं बुराड़ी के पास जहांगीरपुरी में था और बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। दिल्ली से भी बहुत जगह से मुझे इनविटेशन आ रहे हैं। सब जगह हम पंचायत करके ये आपस में भाईचारा बनाएं, फ्रेटर्निटी बनाएं, आपस में दोस्ती असली बनाएं, एक दूसरे की आवाज उठा के। ये मुस्लिम महापंचायत काम करेगी। इसके बाद हम SC/ST महापंचायत करेंगे, OBC महापंचायत करेंगे, सिख क्रिश्चियन बौद्ध महापंचायत करेंगे। वो भी सबकी आवाज उठाएंगे, वो मुसलमानों की पहले आवाज उठाएंगे, अपनी बाद में उठाएंगे। ये हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है और जिस पे हमें कामयाबी मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा, आपने अपना वक्त दिया और आपने ये कहा कि आप अगले जुमे को फिर से नमाज के लिए जामा मस्जिद जाएंगे और दूसरा 25 तारीख को ये तय हो सकेगा अदालत से कि आपको 29 तारीख को रामलीला मैदान में मुस्लिम महापंचायत करने की इजाजत मिल जाती है या नहीं, ये 25 को क्लियर होगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।